Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattar. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, today I am starting with practice set 2.1 of second chapter Pythagoras theorem, which is in geometry 10th standard. So friends, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. क्या है यहाँ पे? आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट. पाइथागोरन ट्रिपलेट में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 3 नंबर्स दिए रहते हैं, सबसे बिगर नंबर का स्क्वायर लेना रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 5 4 है तो 5 का स्क्वायर लेंगे हम लोग, फिर इन दोनों का स्क्वायर लेंगे बट उनका सम लेंगे, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे. अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है. बस इतना ही है ये पूरे के पूरे सम में. तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में सबसेक्शन 6 सम्स और है. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट सम पे आते हैं. तो क्या है यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमारा 5 है. तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 25. ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, बराबर, फर्स्ट इक्वेशन हो गया. फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूँगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर कितना है फ्रेंड्स, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा. ये आ गया सेकंड नंबर. फिर मैं क्या लिखूँगा, फ्रॉम 1 एंड 2. ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. क्यों ऐसा लिखा हम लोगों ने, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 था और इन दोनों का जो सम था उसका भी 25 है. तो क्या ये इक्वल है? हाँ, तो इक्वल है. तो अब हम लोगों को एक सेंटेंस लिखना पड़ता है यहाँ पे रीज़न के तौर पे. तो वो लिख देते हैं. ये आपको भी लिखना है हमेशा एग्जाम में वगैरह जहाँ पे भी है. तो क्या है ये, द स्क्वायर of biggest number is equal to the sum of square of other numbers. तो हम लोग क्या बोलेंगे, therefore it is a पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो चुका है. अब आते हैं हम लोग सम नंबर 2 पे. यहाँ पे क्या दिया है, 4 9 और 12. तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है. तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर लेंगे. यहाँ पे आ जाएगा 144. इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे. फिर क्या है हमारा, 4 स्क्वायर है प्लस 9 स्क्वायर है इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9 का स्क्वायर कितना है 81. तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 16 प्लस 81 हो जाएगा हमारा 97. तो इक्वेशन नंबर 2. तो क्या ये 144 और 97 इक्वल है, तो नहीं है. तो हम लोग क्या बोलेंगे अभी यहाँ पे, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. ठीक है, ये कहाँ से मिला है हम लोगों को, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया. फिर अब हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट number is not equal to the sum of square of other numbers. फिर क्या लिखना है हम लोगों को, therefore it is not a पाइथागोरियन ट्रिपलेट. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है. फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 12 और 13. इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 13. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर लेंगे. तो 13 का स्क्वायर कितना है, 169. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. फिर उसके बाद में 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर लेंगे हम लोग. तो कितना हो जाएगा ये, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या है
25 प्लस 144, तो ये भी कितना आ जाएगा 169। 25 प्लस 144 विल बिकम 169। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, फ्रॉम 1 and 2 we can say that 13 square is equal to 5 square plus 12 square। फिर अब therefore फिर क्या लिखेंगे, therefore the sum of the therefore the square of the biggest number is equal to the sum of square of other numbers। तो हम लोग लिख सकते हैं therefore it is a Pythagorean ट्रिपलेट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये सम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है 24, 70 और 74। तो सबसे पहले हम लोगों को किसका स्क्वायर लेना है, यहाँ पे 74 का स्क्वायर लेना है। तो 74 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना, तो 74 का स्क्वायर है हमारा 5476। इसको हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन दिया है। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना है हमारा, तो 24 का स्क्वायर है हमारा 576 प्लस 4900। 4900 कैसे आया, तो 7 का स्क्वायर 49, फिर ये 2 जीरोस आ जाएंगे, 70 to 70 करेंगे तो 2 जीरोस आ जाएंगे, तो वो 2 जीरो लगा दिए हम लोगों ने। तो इसका भी टोटल कितना आता है, 576 प्लस 4900 विल बिकम 5476। ये हुआ हमारा सेकंड इक्वेशन। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 we can say that, what we can say that 74 square is equal to 24 square plus 70 square। क्यों ये हम लोगों का इक्वल है, क्योंकि इसका भी आंसर 5476 आ रहा है और इनके सम का भी, सम के स्क्वायर करने के बाद में भी क्या आ रहा है 5476। तो therefore हमको क्या लिखना है, therefore the square of the biggest number is equal to the sum of squares of other numbers। तो क्या लिखेंगे हम लोग, therefore it is a Pythagorean ट्रिपलेट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये सम कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पे। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 27। तो 27 का स्क्वायर क्या है हमारा 729। ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम लोगों को क्या है 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना है 100 और फिर ये इसका 24 का स्क्वायर कितना है हमारा 576। तो 100 प्लस 576 हमारा हो जाएगा 676। तो फ्रॉम 1 and 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट 27 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर से ये इक्वल टू नहीं है। तो देयरफॉर द क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर ऑफ द biggest number is not equal to the sum of squares of the other numbers। तो क्या आ जाएगा, therefore it is not a Pythagorean ट्रिपलेट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये सम भी कंप्लीट हो चुका है।
अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आते हैं सिक्स्थ सम की ओर। तो सिक्स्थ सम क्या है हमारा 11, 60 और 61। तो अब 61 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 61 का स्क्वायर होता है हमारा 3721। ठीक है, इसको हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन लिया, फिर उसके बाद में 11 स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का कितना है 121 प्लस 36 का स्क्वायर कितना होता है 36, और ये दो जीरोस लगा देंगे हम लोग, तो इसका टोटल भी कितना हो जाएगा 3721। ये हुआ हमारा सेकंड इक्वेशन। फिर हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट 61 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। तो अब मैं क्या लिखूंगा देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ द biggest number is equal to the sum of squares of the other numbers। तो हम लोग क्या बोलेंगे therefore it is a Pythagorean triplet। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 विथ ऑल सबसेक्शंस 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि क्या है वो हम लोग देखते हैं अभी। तो ये हम लोग सॉल्व किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ फटाफट। क्या है इसमें इन फिगर एंगल एम एन पी कितना है हमारा 90 डिग्री है। अब एन क्यू क्या है परपेंडिकुलर है किससे एम पी से, हाँ, और एम क्यू हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9 दिया हुआ है, और क्यू पी हमको कितना दिया है 4 दिया हुआ है, और एन क्यू हम लोगों को क्या करना है दोस्तों फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे जरा यहाँ पे देखो, तो ये आपको एक ज्योमेट्रिक मीन करके थियरम है। अगर एक राइट एंगल है उसके वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पे जो हाइपोटेनस है उस पे अगर एक लाइन जाती है, उसको वो दो हिस्सों में बांटता है, तो हम लोग वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन थियरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग क्या प्रूफ करते थे, तो जो ये लाइन वर्टेक्स से जा रही है बराबर किधर हाइपोटेनस पे जो परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, ये देखो यहाँ पे हम लोगों को गिवन में ही दिया हुआ है। तो ये परपेंडिकुलर जो फॉर्म कर रहा है इसका क्या हो जाएगा एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्या करना पड़ेगा हम लोगों को क्यू पी। तो ये आता है हमारे ज्योमेट्रिक मीन के थियरम में। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको अब सॉल्व करने जाते हैं। तो क्या है यहाँ पे इन ट्रायंगल, क्या लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल एम एन पी, इसमें जो एंगल है कौन सा एंगल एम एन पी इज इक्वल टू कितना दिया है फ्रेंड्स 90 डिग्री है, और ये कहाँ से मिल चुका है हम लोगों को गिवन से। और क्या पता है हम लोगों को सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी, ये भी क्या है हमारा गिवन है। तो फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर बाय थियरम, क्या लिखेंगे हम लोग थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो एन क्यू स्क्वायर, क्या लिखा मैंने एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं एम क्यू इन टू क्या लिखूंगा मैं क्यू पी। ठीक है ना, समझ रहा है ना, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी। तो एन क्यू स्क्वायर हम लोगों को फाइंड करना है दोस्तों। तो एम क्यू का वैल्यू कितना है 9 दिया हुआ है, और सम में भी दिया हुआ है मैंने वहाँ लिखा हुआ है, और क्यू पी का वैल्यू कितना है 4 दिया हुआ है। तो 9 4 4 कितना होता है दोस्तों 36 होता है। तो एन क्यू द होल स्क्वायर, अब हम लोग क्या करेंगे ये स्क्वायर हटा देंगे। तो एन क्यू इज इक्वल टू रूट 36। तो एन क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 6 यूनिट्स आ जाएगा। सो फ्रेंड्स हम लोगों का सम इसी के साथ में ये सेकंड सम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं सम नंबर 3 की ओर। सम नंबर 3 क्या है वो हम लोगों को अब ध्यान से देखना है। तो क्या है यहाँ पे इन फिगर
एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू कितना डिग्री दिया है, ये हम लोगों को 90 डिग्री दे चुके हैं। फिर वापस से पी एम क्या है, परपेंडिकुलर है किधर, क्यू आर पे। फिर क्यू डैश एम डैश आर मतलब ये कोलिनियर है। फिर पी एम हम लोगों को कितना दिया है दोस्तों, 10 दिया हुआ है यहाँ पे। पी एम हमको कितना दिया है, 10। फिर उसके बाद में क्यू आर कितना दिया है, सॉरी पी एम दिया है इतना, और क्यू एम कितना दिया है हम लोगों को, 8। तो हम लोग वापस से क्या फाइंड कर सकते हैं, एम आर फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बट हम लोगों को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, क्यू आर को फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है हम लोग एम आर फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगा के, और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस जो भी वैल्यू आती है यहाँ पे उसको प्लस करेंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा दोस्तों, क्यू आर मिल चुका होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए इसका सोल्यूशन अभी सॉल्व करने लगते हैं। तो क्या है यहाँ पे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, एंगल क्या लिखूंगा मैं, क्यू पी आर इज इक्वल टू कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है, जो कि हम लोगों को क्या हो रहा है, वो गिवन में मिल रहा है। फिर उसके बाद में मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, सेगमेंट हमारा क्या है, पी एम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या लेना है, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम से हम लोगों को क्या मिलता है, तो हम लोगों को मिलता है पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, एम क्यू या फिर क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोगों को पी एम का वैल्यू कितना है यहाँ पे पता है 10, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम का वैल्यू कितना है हमारा, 8 स्क्वायर है। अब इंटू एम आर, अब क्या हो जाएगा ये, सॉरी ये 8 स्क्वायर क्यों लगा है, 8 ही आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा ये 100 इज इक्वल टू 8 इंटू एम आर। फिर हम लोग अगले स्टेप में क्या कर देंगे, एम आर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है ना। तो 100 डिवाइडेड बाय 8 कर देते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब अगर हम लोग 100 को डिवाइडेड बाय 8 करते तो 8 1s are 8, फिर उसके बाद में 8 1s are 8 आ गया। फिर यहाँ पे कितना कैरी होएगा 2, तो 8 2s are कितना होता है दोस्तों 16 होता है। फिर 4 बैलेंस बचेगा हम लोगों के पास में, फिर हम लोग पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 40 बनेगा, तो ये यहाँ पे कितना बन जाएगा 12.5। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 12.5 यूनिट्स आ रहा है। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, हमको क्या फाइंड करना है, एक्चुअल में क्यू आर फाइंड करना है। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। क्यों, तो ये सिंस यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है ना, क्यू डैश एम डैश आर, तो ये कोलिनियर है, तो हम लोग यहाँ पे वो यूज़ करके यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम का वैल्यू कितना था दोस्तों हमारा 8 था, और एम आर का हम लोगों ने अभी हाल ही में फाइंड किया है तो 12.5 था वो, तो 8 + 12 हो जाता है हमारा 20.5 यूनिट्स। तो फ्रेंड्स हमारा इसी के साथ में क्यू आर हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। सो फ्रेंड्स